अगर किसी फर्म में पार्टनर्स की जो एक्चुअल कैपिटल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर डिज़ायर्ड कैपिटल, तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल है या जो एक्सेस कैपिटल है या जो डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड, वही क्या है आपका गुडविल। और ये गुडविल क्योंकि टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग एसीस, दिस इज योर मेंटर नेहा। एंड आज बेटा जो हम करने वाले हैं ना, वो हम करने वाले हैं अपना PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं ऑफ द सब्जेक्ट अकाउंट्स। ठीक है, और देखते हैं कितना आता है, कितना नहीं आता, कितना एफर्ट करना है और कितना मेहनत हमें करने की भी नीड है। ठीक है, देखते हैं अपनी कैपेबिलिटीज को। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या दे रखा है? दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, स्टेटमेंट गिवन है ABCD, और उसके बाद बोल रहा है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है यानी मोर देन वन स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, रीड कर दें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश। अच्छा, सबसे इजी क्या है? सबसे इजी तो डी दिख रहा है मुझे, नहीं? वेरिएशन इन कैश की बात ही कर रहा है वो, है ना? वेरिएशन इन कैश, और कैश फ्लो होता क्या है? बेसिकली यही होता है, स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस और नो? यही देखते हैं ना हम, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, एक पीरियड में कितना इनफ्लो हुआ है कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ है। क्या मैं कैश इनफ्लो को एक टर्म दे सकती हूँ, रिसीट्स? यस और नो? और क्या कैश आउटफ्लो को मैं बोल सकती हूँ पेमेंट की बात कर रहा है ये? यस। एक पर्टिकुलर पीरियड में, जिसको आप नॉर्मली क्या बोलते हो, ओवर अ ईयर, है ना? एक ईयर में कैश का कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आपने कैश रिसीव किया, और उस पीरियड में कितना कैश आउटफ्लो हुआ, मतलब कितना कैश का पेमेंट हुआ, है ना? तो उसकी स्टेटमेंट जो शो करती है, उसे ही आप बोलते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, ये पूरा पीरियड बोला है मैंने, ऐसे ही नहीं बोला हुआ। इन पीरियड बोल लो यार, पूरा पीरियड रहने दो। इन पीरियड वी कैन यूज, है ना? इन पीरियड, एक पीरियड में आप कितना क्या कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो या कैश का इनफ्लो हो रहा है, एंड उसी पीरियड में कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसको रिप्रेजेंट करती है आपकी स्टेटमेंट, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर द वेरिएशन इन कैश? एग्जैक्टली, कैश में वेरिएशन ही आएगी ना, कैश आएगा तो बढ़ जाएगा, कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश कम हो जाएगा, यानी वेरिएशन तो उसके अंदर आएगी। तो यस, ऑप्शन डी तो मेरा सही है। अब यूज करो अपना एलिमिनेशन मेथड, जो हम यूज करना चाहिए हमें इन द एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल। ए एंड बी कैंसिल है डायरेक्टली, क्योंकि डी तो होना ही चाहिए। ए और डी, इसका मतलब मुझे ऑप्शन बी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड ऑप्शन सी, बी एंड सी, इसका मतलब ये भी गलत है क्योंकि डी इसमें है ही नहीं इन्वॉल्व। फिर आता है आपका बी एंड डी, बी और डी भी कंसिडर किया जा सकता है, यस और नो? बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि इसके अंदर डी है। अब देखते हैं, यानी मुझे बस ए और बी में से चूज करना है, सी तो डेफिनेटली नहीं है, सी को कैंसिल करो डायरेक्ट। चलो भाई आगे जाओ, है ना? अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जनरली जो आपका बनता है वो क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, मैं भी नहीं नोट कर रही हूँ। फंड फ्लो स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो, एनालिसिस वाला तो कोई पार्ट नहीं है उसके अंदर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। बच क्या जाता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब एक फर्म की, एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, उसका एक फैक्टर ये भी है कि उसके एसेट्स चेंज हो रहे हैं। एंड वी नो कैश क्या है हमारा, कैश भी एक एसेट है। अगर कैश में वेरिएशंस आ रही बिकॉज ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो, तो भी क्या हो रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अप एंड डाउन हो रही है, राइट? सो वी कैन से कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जहाँ पे वो बोल रहा है हमसे कि स्टेटमेंट ए और डी मेरी सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? ऐसी स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़, ऐसी स्टेटमेंट जो कि शो करती है वेरिएशन किसमें? कैश में। ठीक है, कैश में जो भी वेरिएशन उसको शो करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट है आपकी? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने क्या यूज़ किया? मैंने यूज़ किया मेरा एलिमिनेशन मेथड। मैंने स्टेटमेंट को रीड किया, मुझे ईज़ीएस्ट ऑप्शन जो लगा, बिल्कुल मुझे लग रहा था ये 100% एक्यूरेट है, ये तो होना ही होना है, उसको यूज़ किया, जो कि मुझे मिल गई थी स्टेटमेंट डी। उसको यूज़ करके मैंने देखा कौन से ऑप्शन में डी स्टेटमेंट है ही नहीं। तो ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में तो स्टेटमेंट डी थी ही नहीं। तो मतलब डायरेक्टली आप कैंसल कर दो। कैंसल करने के बाद अब मेरे पास ऑप्शन बचता है बी और डी में, जहाँ पे मेरा क्या डी वाला स्टेटमेंट कंसिडर किया जा रहा है। अब मेरे पास ऑप्शन था चूज़ करने का बिटवीन स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। जब मैंने दोनों स्टेटमेंट का एनालिसिस किया तो मुझे पता चल गया कि स्टेटमेंट ही बोल ये ऑप्शन स्टेटमेंट ए ही हो सकती है, जो ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। जब फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है और ये हम कैसे असरटेन करते हैं? जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि कैश भी क्या है? एक एसेट है, और अगर एसेट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। एम आई क्लियर? अब देखो, सी भी देख लो क्यों नहीं था। सी में क्या बोल रहा था वो? स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब भाई ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए अकाउंट बनता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? तो इसका तो कोई लेना-देना है ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। दूसरी चीज़, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है कैश बेसिस पे, रिमेंबर? और ये बनता है आपका एक्रूअल बेसिस पे, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका जिस बेसिस पे बनता है वो एक्रूअल बेसिस पे होता है, जिस पे ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड होती है। ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ द करंट ईयर, है ना? या करंट ईयर ट्रांज़ैक्शंस आर रिकॉर्डेड, यही लिख लो, ये बेटर है। करंट ईयर ट्रांज़ैक्शंस, only current year transactions are recorded, right? Whereas in cash basis, only cash transactions are recorded. Only cash transactions are recorded. Irrespective of the fact कि वो करंट ईयर की है, वो पास्ट ईयर की है या वो फ्यूचर ईयर की है। अगर आपको इस पीरियड में कैश की फॉर्म में रिसीव हो रहा है या इसी ईयर में आप कैश की फॉर्म में उसको पे कर रहे हो, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको शो करोगे। एक्रूअल बेसिस की तरह नहीं होगा कि इस ईयर की है तो ही रिकॉर्ड होंगी, अगले साल की है या पिछले साल की है तो आप उसे करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करोगे। एम आई क्लियर टिल हियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या-क्या क्या करता है? क्या-क्या चीज़ें नोट करता है, क्या-क्या चीज़ें एस्certain करता है या किस-किस चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, क्यों बनाई जाती है? वो चल गया था पता हमें लास्ट क्वेश्चन में भी, बट स्टिल यहाँ पे फिर से पूछ रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, है ना? क्यों बनाई जाती है? अभी देखा था हमने कि वेरिएशन को नोट करता है वो, है ना? वेरिएशन इन कैश को कौन नोट करता है? कौन-सी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है? वो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन को कौन डिटरमाइन करता है आपका, या कौन असरटेन करता है, कौन बताता है इवन, वो भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब देखो दोबारा से रीड करते हैं। एनालाइज़ ऑफ कैश पोजीशन। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कैश के पोजीशन को एनालाइज़ करते हैं हम? बिल्कुल करते हैं। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं यार ऐसे करके, कैश फ्लो स्टेटमेंट जहाँ पे हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश असरटेन करते हैं, रिमेंबर? इन्वेस्टिंग का करते हैं और फिर हम फाइनेंसिंग का करते हैं, है ना? जब हम अपनी तीनों ही एक्टिविटीज़ से जो भी हमारा कैश का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है उसे हम असरटेन करते हैं, तो क्या हम बता पाते हैं कि हमारा कैश ओपनिंग कैश से बड़ा है या फिर कम हुआ है? यही पता चलता है हमें इन एक्टिविटीज़ से, राइट? तो हाँ, हम अपनी कैश की पोजीशन को असर्टेन करते हैं कि हम कैश हमें नीड है। क्या हमें ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करना, क्या हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैश है? या हमारे पास कैश क्या है? एक्सेस में है। अगर कैश एक्सेस में है तो उसे क्या करो? इन्वेस्ट कर दो।
है ना? अगर शॉर्टेज में है तो उसे बोरो करो। क्योंकि जो फर्म की या कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है, जो उसके ऑपरेशंस है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, अगर वो रुक जाएगी तो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, राइट? तो हमें ये चीज़ देखनी होती है शॉर्टेज ऑफ कैश है या फिर सरप्लस ऑफ कैश है। एक्सेस रहने देती हूँ, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ आपका सरप्लस ऑफ कैश है। पेन भी चेंज कर देते हैं। सरप्लस ऑफ कैश, अगर सरप्लस है तो उसको इन्वेस्ट करवा रहा होता है, अगर शॉर्टेज है तो बोरो करवा रहा होता है। एम आई क्लियर? चलो, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग। ऑब्वियस सी बात है यार, शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग मतलब वर्किंग कैपिटल जिसकी बात कर रहा है, रिमेंबर? शॉर्ट टर्म में मुझे कैश चाहिए या नहीं चाहिए, है ना? सपोज करो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो मैं देख रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि मुझे सप्लायर को क्या करना है, कैश पेमेंट करनी है, बट मेरे पास कैश का क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। लेट्स से मेरे पास जो मैं स्टेटमेंट बन रही है मेरी, उससे मुझे पता चल रहा है मेरे पास कितने हैं, 10,000 रुपीज़ है, कैश बैलेंस 10,000 रुपीज़ है ना? कैश बैलेंस मेरे पास 10,000 रुपीज़ है और मुझे जो पेमेंट करनी है, पेमेंट टू सप्लायर, मैं लेट्स से 20,000 करना है, ये भी मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगी, बैलेंस डिफरेंस 10,000 का क्या करूँगी, बोरो करूँगी, ताकि मेरी ऑपरेशंस, ताकि मेरी साइकिल क्या हो, स्मूथली रन करती रहे, है ना? स्मूथली रन करती रहे। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। गॉट इट? नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, कंपेयर द इंट्रा फर्म पोजीशन। अब मैं इंट्रा फर्म पोजीशन क्यों कंपेयर करूँगी? फर्म या कंपनी के विदिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितना कैश है, कितना नहीं है, उनकी पोजीशन क्या है, क्या नहीं है, क्या मुझे एसेटिन करने की नीड है कि कौन सा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओवर परफॉर्म कर रहा है, या कौन सा डिपार्टमेंट अंडर परफॉर्म कर रहा है? मैं क्यों कंपेयर करूँ इंटर फर्म पोजीशंस को? अपनी फर्म को विदिन अ फर्म क्यों मैं कंपेयर करूँ, है ना? अपनी फर्म की पोजीशन को क्यों कंपेयर करूँ खुद ही से? तो दिस इज नॉट द केस। इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी, ये बोल सकते हो आप। ये सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड हैं। इनका जो अल्टीमेटली जो इनका मीनिंग है वो यही है, एक फर्म में कितनी लिक्विडिटी है, कितना फास्ट वो पेमेंट कर सकती है अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर्स को, कितना फास्ट वो अपने डेटर्स को कन्वर्ट कर सकती है इनटू कैश, कितना जल्दी वो कैश को जनरेट कर सकती है, कितना लिक्विड वो फर्म है। बेसिकली कैश फ्लो का मतलब ही यही होता है ना, कि हमारी फर्म में कितना कैश है, और जितना ज़्यादा कैश होगा फर्म उतनी ही ज़्यादा लिक्विड होगी। लिक्विड मतलब वो उतनी जल्दी अपनी अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकती है। लायबिलिटीज़ लाइक सप्लायर फॉर द रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स, लोन्स, डिबेंचर्स, है ना? जितना ज़्यादा उसके पास कैश होगा उतना ही फास्ट पेमेंट वो अपने सप्लायर, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, लोन को प्रीपे कर सकती है। तो डी भी हो गया, सी तो नहीं है। फिर कहता है असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। नहीं भाई, प्रॉफिट कौन देखता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे प्रॉफिट का पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे प्रॉफिट का और लॉस का पता चलता है। कैश फ्लो से मुझे ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का पता चलता है। कैश फ्लो से मुझे शॉर्टेज ऑफ कैश और सरप्लस ऑफ कैश का पता चलता है। प्रॉफिट का नहीं पता चलता। तो स्टेटमेंट ई भी मेरी गलत है। तो मेरी स्टेटमेंट ए सही है, बी सही है और डी सही है। अब चेक करो, ए सही, बी सही, डी सही कहाँ है? ए बी ई गलत, बी डी ई गलत, बी सी डी गलत, ए बी डी सही। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है भाई मेरा? ऑप्शन मेरा डी सही है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। For which of the following situation the old profit sharing ratio of partners is used at the time of admission of a new partner? ठीक है, क्या कह रहा है? ओल्ड पार्टनर्स हैं, है ना? और एडमिशन हो रहा है, ठीक है? एडमिशन हो रहा है। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो का यूज कब करते हैं? अब मुझे ये बताओ, when न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर हिज गुडविल, अगर वो कौन, अगर न्यू पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर पार्टली लेके आ रहा है, यानी कुछ पेमेंट वो गुडविल के शेयर की कर रहा है और कुछ पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या इसमें एंट्री ये नहीं होती है?
गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यस और नो। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है और ओल्ड पार्टनर जनरली अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं, लूज करते हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, जब ऐसा होता है तो जो पार्टनर गेन कर रहा होता है, जनरली इनकमिंग पार्टनर होता है, जनरली ये इनकमिंग पार्टनर होता है या फिर न्यू पार्टनर होता है, दोनों ही बोल सकते हो आप। जनरली बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है। तो जो पार्टनर शेयर गेन कर रहा होता है वो गुडविल के शेयर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर रहा होता है, राइट। अगर कंपनसेट कर रहा है तो कौन सी रेशो में होगी? अगर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की बात हो रही है तो कौन सी रेशो यूज होगी? गेनिंग रेशो या फिर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। अगर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की बात हो रही है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो ही यूज होगी ना। और क्या यूज करोगे आप? ओल्ड और न्यू तो यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे? गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट, राइट। फिर कहता है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई नया पार्टनर अगर अपनी गुडविल का शेयर नहीं भी ला रहा है तो क्या करो उसका? उसका कैपिटल अकाउंट, पेन भी चेंज कर देते हैं हम, यूज करते हैं येलो। तो उसका कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट कर दो, यही तो होगा। अगर आप गुडविल का शेयर नहीं लेके आ पा रहा है कौन? न्यू पार्टनर, तो उसका कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट कर दो। तो क्या वो भी, फिर अगेन वही बात है, क्या ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में मिलेगा? तो स्ट्राइक ऑफ कर रही हूँ ताकि हमेशा याद रख पाओ, ऐसा नहीं होता। जब ऐसा अगर डेबिट भी करोगे तो भी एंट्री आप क्या करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो भी गेन कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट करोगे। अब अगर इनकमिंग की बात कर रहे हो तो इनकमिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग जो भी आपके पुराने वाले सेक्रीफाइस कर रहे हैं जितना शेयर, इन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, इन गेन और सेक्रीफाइसिंग, इसी में होगा। तो ऑप्शन या स्टेटमेंट बी भी मेरा गलत है। फिर कहता है व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, एग्जैक्टली। अगर गुडविल गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर एडमिशन के टाइम गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में या बैलेंस शीट में ऑलरेडी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन द ओल्ड इन द या बिटवीन द बिटवीन और अमंग द ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने ही वो प्रॉफिट अपनी क्या करी होती है? अर्न करी होती है। तो उन्हीं को गुडविल का शेयर मिलता है, डिवाइड होती है ही बिटवीन और अमंग ऑल द, बिटवीन और अमंग इन द, सॉरी, बिटवीन और अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर, कौन सी रेशो? इन द ग्रीन, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होती है? गुडविल क्या कर रहे होते हो आप? राइट ऑफ कर रहे होते हो। तो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। व्हेन अ न्यू पार्टनर गुडविल, सॉरी, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में भी लाएगा तो भी एंट्री क्या करोगे? तो भी एंट्री आप यही करोगे। हम्म यही एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तीनों ही केस में क्या एंट्री होनी चाहिए थी? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बट एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट सी कह रही थी कि अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है
उस टाइम पे जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी कहाँ पे, बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको राइट ऑफ कर दो बिटवीन और अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एम आई क्लियर? चलो, तो स्टेटमेंट सी इज अ राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 3। गॉट इट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। The goodwill, which is the excess of desired total capital of the firm over the actual combined capital of all the partner। ठीक है, इन शॉर्ट जो एक्चुअल कैपिटल है माइनस डिजायर्ड कैपिटल, यही कह रहा है। यही कह रहे हो? यही कह रहे हो आप? कौन आप? आपका सीयूटी का 2023 का पेपर यही कहता है। क्या कह रहा है वो? सारे पार्टनर की कैपिटल को मिला के जो एक्चुअल में एट प्रेजेंट जो कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल है, वो ज़्यादा है अगर किसे, डिजायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है आपका गुडविल। डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका गुडविल। याद करो सेशन गुडविल का, उसमें यही था। अगर किसी फर्म में पार्टनर्स की जो एक्चुअल कैपिटल है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर डिजायर्ड कैपिटल, तो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कैपिटल है या जो एक्सेस कैपिटल है या जो डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड, वही क्या है आपका गुडविल। और ये गुडविल क्योंकि टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? हिडन गुडविल। तो आंसर इज हिडन गुडविल। अब देखो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है हिडन गुडविल, वही हम मार्क कर देंगे बस, सिंपल। चलो खत्म। प्रीमियम है नहीं, ओल्ड गुडविल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओल्ड गुडविल अगर बोलोगे भी तो आप ये बोलोगे गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स। तो ओल्ड गुडविल का भी कोई टर्म नहीं है। दूसरा, शेयर और प्रीमियम का तो कोई लेना देना ही नहीं है यार, जब आप पार्टनरशिप की बात करो शेयर्स एंड प्रीमियम का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद करो भाई, क्या होती है? सबसे पहले आप क्या करते हो? ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हो। ठीक है, एनालाइज करते हो। अगर वो मॉनेटरी है, देखते हो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन मॉनेटरी है। रिमेंबर, ठीक है, अगर वो मॉनेटरी है तो कंसीडर की जाएगी, कंसीडर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनल अकाउंट, है ना? इन द प्रोसेस ऑफ, दोबारा लिखती हूँ, वेट। अगर वो नॉन मॉनेटरी है तो हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर, है ना? अगर वो आपका मॉनेटरी है तब आप उसे कंसीडर करोगे, कंसीडर करोगे तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका ना, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हो। सेकंड क्या है, आपको उसको रिकॉर्ड करते हो कहाँ पे? रिकॉर्डिंग इन जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। फिर आप लेजर पोस्ट करते हो, है ना? जर्नल को उठा के फिर लेजर्स बनाते हो, जैसे सेल्स लेजर हो गया, आपका परचेज लेजर हो गया, है ना? ये सारे लेजर्स बनते हैं। लेजर हो गया, उसके बाद आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, नॉट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। उसके बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस, है ना? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप चेक करते हो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम एंट्रीज को रेक्टिफाई करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ट्रेडिंग के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो एंड लास्ट में आप बनाते हो आपकी बैलेंस। ठीक है, तो अब देख लो कहाँ पे है। एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, जर्नल, पोस्टिंग टू द लेजर, ये फिर लास्ट स्टेप बच जाता है। बैलेंस शीट के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाती है। सॉरी, बैलेंस शीट से पहले आपकी कैश फ्लो बन जाती है जहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाता है। तो प्रोसेस ये होना चाहिए। अब आपसे पूछा है क्या? आपसे सिर्फ फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है वो, प्रोसेस या सीक्वेंस पूछ ही नहीं रहा, बस फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है।
तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलें आगे। चलो, अगर आपसे पूछता सेकंड स्टेप क्या है, तो रिकॉर्डिंग इन जर्नल होता। अगर पूछता थर्ड क्या है, तो पोस्टिंग इन लेजर होता। और ये वाला तो वो आपसे पूछता कहाँ पे, सेवन स्टेप। या पूछता लास्ट स्टेप क्या है, तो आप बोलते आपका रिकॉर्डिंग इन कैश बुक है। क्लियर? चलो, नाउ ऑल पेमेंट्स आर एंटर्ड अंडर अकाउंटिंग वाउचर इन टैली थ्रू। अच्छा, पेमेंट्स की बात हो रही है, अगर अगर पेमेंट्स की बात हो रही है तो बेटा जी, पेमेंट्स की बात हो रही है तो पेमेंट के लिए जो की यूज करता है वो करता है F5। पेमेंट के लिए कौन सी की यूज होती है? F5। F6 किसके लिए यूज होती है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये पेमेंट्स के लिए यूज होती है। ये होती है आपकी रिसीट्स के लिए। ठीक है, ये यूज होती है आपकी कॉन्ट्रा पेमेंट के लिए, या कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन या पेमेंट दोनों बोल सकते हो। ये होता है आपका F3, टेम्पररी चेंज, या फिर जिसको आप कंपनी चेंज भी बोलते हो। ठीक है, ये कीज हैं जो टेली में यूज की जाती हैं, या शॉर्टकट्स जिन्हें आप बोलते हो। अगर F3 प्रेस कर रहे हो तो इन शॉर्ट आप जो कंपनी की फाइल्स आपने ओपन करी है उनमें आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। तो F3 इज यूज फॉर टेम्पररी चेंज और कंपनी चेंज, राइट। जब भी आप बात कर रहे हो तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन मतलब जिसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट नील होता है। याद है तुम्हें कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री करते थे अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में, और हम लेजर में एक सी यूज करते थे जिसका मतलब था कैश एंड बैंक। अगर कैश बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ रहा है ना, कैश की फॉर्म में बढ़ रहा है। अगर बैंक बढ़ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो जीरो है, इसलिए इनको बोलते थे कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन के लिए जो की यूज की जाती है वो यूज की जाती है F4। ठीक है, पेमेंट रिलेटेड जो भी की है उसके लिए क्या प्रेस करना होता है? F5। एंड सेम फॉर अगर रिसीट्स की बात हो रही है तो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं रिकॉर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ F6। एम आई क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्यों? क्योंकि भाई बात ही पेमेंट की कर रहे हो। बात किसकी कर रहे हो? बात ही पेमेंट की कर रहे हो। अगर बात करते रिसीट की तो हम F6 बोल देते। अगर बात करता कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन की तो F4 बोल देते। अगर टेम्पररी चेंज की बात करता तो F3 बोल देते। क्लियर? चलो, the top management is interested in the financial statement analysis to see that the resources of the firm are used most efficiently, to see that the firm's financial condition is sound, to measure that operating activities are efficient and profitable, to see the firm has adequate मैन पावर। अच्छा, अब ये सुनो, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा है, ठीक है, एनालिसिस हो रहा है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी ऑलरेडी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है ना। और ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है फाइनेंस की, है ना, फाइनेंस की, यानी मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहा है, या बोल सकते हो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, यानी मनी रिलेटेड चीजों की ये बात कर रहा है। तो मुझे खुद को बस वहीं तक लिमिट करना है, कहाँ तक? जहां तक बात हो रही है पैसों वाली। चलो अब देख लेते हैं। टू सी दैट द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म आर यूज मोस्ट एफिशिएंटली। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो आप ये देख रहे हो कि जो रिसोर्सेज थे, जो एसेट्स थे फर्म के, जो फर्म के एसेट्स थे, वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सपोज एक मशीनरी थी जिसका जो रिजल्ट मिलने वाला था, या मुझे लेवल ऑफ आउटपुट मिलने वाला था, लेट्स से वो 1 लाख यूनिट्स का मिलने वाला था। ठीक है, पोटेंशियल प्रोडक्शन बोल देती हूँ मैं, इसका पोटेंशियल प्रोडक्शन कितना था? 10,000 यूनिट। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट का एनालिसिस करा तो मुझे पता चला मेरी फर्म में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 8,000 का ही हुआ है। यानी मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरी मशीनरी है वो कैसी हो रखी है अभी? अंडर यूटिलाइज्ड है। अंडर यूटिलाइज्ड है।
इतना क्लियर है? अगर अंडर यूटिलाइज़ है इसका मतलब कैसे देखा मैंने ये जब मैंने शीट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करा, एनालाइज़ करा, एनालिसिस करा, तो मुझे पता चला मेरी मशीनरी भी अंडर यूटिलाइज़्ड है। तो ये किसका काम है? टॉप मैनेजमेंट का। ये देखना कि उसका जो एसेट है, उसकी जो रिसोर्सेज़ हैं, वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो येस, स्टेटमेंट को वो देखता है। साथ ही साथ टू सी द फर्म्स फाइनेंशियल कंडीशन इज़ साउंड बिल्कुल, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी साउंड है या नहीं है, फर्म लिक्विड है या नहीं है, मतलब लिक्विडिटी फर्म की अच्छी है या नहीं है, फर्म की कैश पोजीशन, फर्म के एसेट्स उतने अच्छे हैं या नहीं है कि वो लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर पाएँ, फर्म की कंडीशन साउंड है या नहीं है, फर्म लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा फर्म को, सिर्फ लॉस ही लॉस वो इनकर्ड कर रही है। अगर ऐसा होगा तो क्या होने वाला है, जल्दी ही फर्म या कंपनी शट डाउन होने वाली है। तो ये चीज़ भी देखेगी। टू सी दैट द फर्म्स फाइनेंशियल कंडीशन इज़ साउंड। नेक्स्ट है टू मेजर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। अगेन फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर रहा है। जो फर्म की या कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो मेन काम है फर्म का या कंपनी का, वो स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है, एफिशिएंटली है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वहाँ पे लोग काम, या फिर प्रॉफिटेबल है या नहीं है, राइट? अब नेक्स्ट क्या कहता है ये? टू सी दैट द टू सी दैट द फर्म हैज़ एडिक्वेट मैनपावर। भाई ये तो उसका एचआर का काम है ना। एचआर देखेगा ना ये काम तो, कि फर्म में मैनपावर पूरी है या नहीं है, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉय की नीड है, कौन देखेगा ये? ये एचआर देखेगा। एचआर को कौन बताएगा? अलाइन मैनेजर बताएगा। अलाइन मैनेजर मतलब जिस डिपार्टमेंट का हेड है वो ही तो रिपोर्ट करेगा ना एचआर को कि मुझे एम्प्लॉइज़ की नीड है। तो ये काम टॉप मैनेजमेंट का नहीं है कि वो देखे कि उसकी फर्म में मैन पावर एडिक्वेट लेवल पे है या नहीं है। तो ऑप्शन डी या स्टेटमेंट डी नहीं है मेरा, ए, बी, सी है। चेक करो एबीसी कहाँ है? ये रहा, ए, बी, सी। तो ठीक है बस, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। आंसर क्या है आपका? आंसर आपका ए हो गया। क्लियर है? चलो, नाउ द वर्किंग कैपिटल ऑफ RIL लिमिटेड इज़ 4 लाख एंड इट्स करंट एसेट्स आर 12 लाख। व्हाट इज़ द करंट रेशियो? ठीक है, क्या बोल रहा है? वर्किंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख की है, ठीक है। करंट एसेट्स कितने के हैं? 12 लाख के। आपसे करंट रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अब करंट रेशियो बताने से पहले मुझे करंट रेशियो का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। करंट रेशियो फाइंड आउट कैसे करूँ? तो करंट रेशियो इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। यानी एक फर्म अपनी रेशियो असर्टेन करते, कैलकुलेट करते है जिसका नाम है करंट रेशियो। और क्यों करती है ये कंपनी या फर्म? इसलिए अपने करंट रेशियो को कैलकुलेट करती है, असर्टेन करती है, फाइंड आउट करती है कि उसके एसेट कितना टाइम्स ज़्यादा हैं, कितना टाइम्स कम है उसकी लायबिलिटीज से, ठीक है। ये जनरली जो रेशियो है वो 2:1 होता है। यानी कहा जाता है कि एक फर्म की, एक कंपनी की एसेट उसकी लायबिलिटी से डबल होने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट फर्म इंडिकेट्स साउंडनेस ऑफ द फर्म और कंपनी। एक कंपनी या फर्म की साउंडनेस को इंडिकेट करती है क्या? 2:1 की करंट रेशो, ठीक है। 2:1 की करंट रेशो ये बताती है। अब क्योंकि मुझसे करंट रेशो पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे ये चाहिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। अब मुझे ये वाली चीज तो गिवन है, ये तो मुझे गिवन है। मुझे क्या फाइंड आउट करना? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगी? करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए उसने मुझे वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बच्चा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूंगी
तो मुझे क्या मिल जाएगी, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। इसका मतलब ये गिवन है मुझे 4 लाख, करंट एसेट्स मुझे गिवन है 12 लाख, मुझे सीएल गिवन नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है सीए, ये होता है सीएल। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, इसको उधर ले आऊँ, तो क्या मैं बोल सकती हूँ मेरी जो करंट लायबिलिटी है वो 8 लाख की आ गई। 12 लाख माइनस 4 लाख, 8 लाख। ठीक है, तो मुझे पता चल गया मेरी फर्म की करंट लायबिलिटीज हैं 12 लाख रुपए की। ठीक है, करंट असेट्स मुझे गिवन था कितना, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया क्या, नहीं, ठीक है, 8 लाख। करंट एसेट्स मुझे गिवन था 12 लाख। तो ठीक है, मैं करंट रेशो निकाल लेती हूँ। करंट रेशो कैसे निकलेगी, सी अपॉन सी एल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, है ना। करंट एसेट्स मुझे गिवन है ऑफ रुपीज 12 लाख। ठीक है, 12 लाख कर देते हैं। करंट लायबिलिटीज कितनी है, 8 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, 12 को डिवाइड करोगे 8 से, आपका आएगा 1.5। ठीक है, तो 1.5 यानी करंट रेशो कितना है मेरा, यानी मैं बोल सकती हूँ मेरी लायबिलिटी का 1.5 गुना मेरा क्या है, एसेट है। मतलब इफ liabilities are 100 then I have an asset of rupees 150। ठीक है, ये मैं बोल सकती हूँ 1.5 गुना ज्यादा मेरी क्या है, एसेट्स है। किससे कंपेयर करा आपने, लायबिलिटी से कंपेयर करा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है मेरा ऑप्शन, जहाँ पे मुझे बताया हुआ है कि 1.5 टाइम्स मेरे एसेट्स हैं, या 1.5 मेरी क्या है, रेशियो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलो, लिस्ट 1 को मैच करना है मुझे लिस्ट 2 के आइटम्स के साथ। क्लियर, चलो देख लेते हैं आप कौन कौन से हैं भाई। लिस्ट 1 में बोल रखा है, अच्छा, और हैं किसके लिए ये, फॉलोइंग रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में टाइप्स ऑफ एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स ऑफ एनालिसिस, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशंस, ये क्या क्या है। ठीक है, ये बता रहा है आपसे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टाइप ऑफ एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स क्या हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। यानी मुझे यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई, मैच करना है। अब सबसे अच्छा अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है, ये प्राइस लेवल पे चेंजेस जो आते हैं उसको कंसिडर नहीं करता। कैसे नहीं करता, क्योंकि जनरली जो अकाउंटिंग होती है वो बुक वैल्यू पे होती है ना। अब बुक वैल्यू पे हो रही है, इसका मतलब मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहा है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो भी हो रहा है मार्केट में, प्राइसेस अप और डाउन हो रहे हैं, उसको कंसीडर करता ही नहीं है ना। सो इन्फ्लेशन वो करता ही नहीं है। चलो, ए का हो रहा है, ए के लिस्ट 1 के आइटम नंबर डी का मैच हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ। अब देखो 2 कहाँ है, 1 है, 3 है, 2 है, नहीं है। मुझे मेरा आंसर मिल गया, मुझे बाकी चीज़ें चेक करने की नीड ही नहीं। यूज़ करो अपना एलिमिनेशन मेथड। अब यूज़ करते ही मुझे समझ आ रहा है जो मेरा आइटम डी है ऑफ लिस्ट 1 वो किसके साथ मैच हो गया, डी के साथ हो गया। और जैसे मुझे पता चला मुझे मेरा आंसर मिल गया, है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बट हम चेक कर लेते हैं, चलो ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर होता है तो उसके दो तरह से, दो टाइप होते हैं, दो तरह से आप उनका एनालिसिस कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टेटमेंट को, या फिर वर्टिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो टाइप ऑफ एनालिसिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। क्लियर। अब देखो बी जा रहा है क्या 4 के साथ, ठीक है, ये भी जा रहा है। फिर देखो सिग्निफिकेंस, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की सिग्निफिकेंस का है, क्यों हम एनालाइज कर रहे होते हैं किसको, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को।
टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इन सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब जब रिकॉर्ड कर रहे होते हो आप ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग से, याद करो फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें क्या था? सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर रहे थे, ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर रहे होते हो, फिर जर्नल में रिकॉर्ड, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बना, फिर फाइनेंशियल अकाउंट के स्टेटमेंट्स बने जो कि ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये सारी पूरी पूरी प्रोसेस है एक ट्रांजैक्शन को रीड करने के लिए। लाइक एसेट्स 2024 की जो मेरी बैलेंस शीट शीट थी, इसमें मुझे 7 करोड़ रुपए दिख रहे हैं, ठीक है? और अब एसेट्स जो मेरी स्टेटमेंट बन रही है 2025 में, लेट्स से मुझे उसमें 8 करोड़ रुपए दिख रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं। अब कौन-सा एसेट्स कितने से बढ़ रहा है, क्या उसमें चेंजेज़ आए हैं, क्यों हमने वो चेंजेज़ को अकोमोडेट किया, ये सारे रीज़न तो मुझे बाकी की प्रोसेस से मिलेंगे। लेकिन जो मुझे मोटा-मोटा दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जैसे ही मैंने दोनों ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया, 2024 को 2025 के साथ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? ये बोल दूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो उसकी इम्पोर्टेंस यही है कि वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को सिंप्लीफाइड और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्या करता है? प्रेज़ेंट करता है। क्लियर है? तो 1 गोज़ विथ 3, ये भी सही है। बाकी क्या है? टूल्स ऑफ एनालिसिस कितने तरह से आप एनालाइज़ कर रहे होते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो कंपैरेटिव होती है और कॉमन साइज़ होती है। ये दोनों क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ पे। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। कॉमन साइज़ में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कंपैरेटिव में आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है? पास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे होते हो। ठीक है? सो सी गोज़ विद ऑप्शन या आइटम 2 ऑफ लिस्ट 2, सॉरी 1। ठीक है? तो कौन क्या आंसर हो गया भाई? आंसर मेरा हो गया ऑप्शन ए। ठीक है ना? ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ टू द स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है? यानी पीएसआर क्या हो रहा है आपका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि चेंज आ रहे होंगे ओल्ड शेयर और न्यू शेयर में? ओल्ड शेयर इज नॉट इक्वल टू न्यू शेयर, यस और नो? ठीक है? ओल्ड शेयर जो पहले वाला शेयर था वो न्यू शेयर तो रहा रहा नहीं होगा, तभी तो आपने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप चेंजेस कर रहे हो, यस और नो? अगर पहले वाला बंदा सपोज ज़्यादा ले रहा था पहले के शेयर्स में और अब वो कम शेयर ले रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ इफ ओल्ड शेयर इज ग्रेटर देन न्यू शेयर, इफ ओल्ड शेयर इफ ओल्ड शेयर इज लेस देन न्यू शेयर, अगर ओल्ड शेयर ज़्यादा है न्यू शेयर की कंपैरिजन में, तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे क्या कर रहा है? पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर न्यू शेयर ज़्यादा है इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। यस और नो? तभी तो आपने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ रहा है। अब चेंजेस आ रहे हैं तो क्या होगा? न्यू शेयर ओल्ड शेयर बराबर तो होंगे ही नहीं, और नहीं बराबर होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। जब ज़्यादा होगा और कम होगा तो क्या होगा? या तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा। क्लियर? जब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है तो क्या मतलब होता है? कौन सी रेशियो फाइंड आउट कर रहे होते हो आप? आपकी एक रेशियो निकल के आती है जिसका नाम है गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हुँ, राइट? अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्या करो? क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बन जाती है? एंट्री मेरी बन जाती है, कौन-सा पेन है? येलो ले लेते हैं। एंट्री मेरी बन जाती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मेरी एंट्री बन जाती है। चलो वही करना है अब।
द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है? गुडविल ही क्या करती है? कंपनसेट करती है। गुडविल क्या करती है? कंपनसेट करती है। पूछा क्या था इसने हमसे स्टेप पूछे थे। इतना क्लियर हो गया? जब कोई पार्टनर गेन करता है, ठीक है, और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, यानी जो गेन कर रहा है उसे क्या करना पड़ेगा? शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। शेयर ऑफ गुडविल पे ही वो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। यस और नो एंट्री होती है। तो अगर मैं आपसे स्टेप्स की बात करूं, तो सबसे पहले हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने शेयर गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग, कैलकुलेट गेनिंग शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर, यही हमने किया है। फिर हमने क्या किया है? अब जब एंट्री आप ये करोगे, इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अमाउंट तो पता होना चाहिए ना, शेयर ऑफ गुडविल तो पता होना चाहिए, या फिर कंपनसेशन अमाउंट पता होना चाहिए। कंपनसेशन अमाउंट पेबल बाय गेनिंग पार्टनर टू whom? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जब ये पता चल गया तो आपने एंट्री कर दी। तो यही इसका प्रोसेस भी है। अमाउंट, कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर, ascertain द अमाउंट या ascertain द compensation amount, ascertain the compensation payable by gaining partner to sacrificing part। ठीक है ना बेटा? फिर जब आपको ये पता चल जाता है, फिर आप पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री, ये आपका थर्ड स्टेप हो जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। तो अब अगर मुझे स्टेप्स को सीक्वेंस में डालना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट द शेयर गेन एंड शेयर सेक्रीफाइस्ड, then calculate the compensation payable by gaining partner to sacrificing partner, and then pass the journal entry। तो 1 2 and 3, तो सी ए बी ए सी बी नहीं है, ए बी सी नहीं है, सी बी ए एंड सी ए बी, तो सी बी ए बी नहीं है। 1 2 3 यानी सी ए बी है, यानी ये मेरा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा जी मेरा? ऑप्शन मेरा सही है ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। एम आई क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ, इन केस ऑफ डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड, in case of depreciation provided on plant and machinery at the time of at the time of change in profit sharing ratio, which account is debited? अगर आपको याद आ रहा है तो चेंज, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर इसको ऐसे ऐड कर दूं, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कौन कौन से होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, याद आ रहा है? जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या 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 करता है, इंक्लूड करता है? तो फर्स्ट है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर,
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन आपका है रिटायरमेंट, या इसका बोल सकते हो गुडविल के टाइम पे भी करते हैं। चेंज इन पीएसआर या गुडविल के टाइम पे, देन आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या फिर एट द टाइम ऑफ डेथ, है ना, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। इन सारी ही केसेस में या इन सारे ही सिचुएशंस में जो भी चेंजेस आते हैं बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स, उनके लिए आप क्या बोल सकते हो कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, लेट टू चेंज इन, लेट्स टू चेंज इन पार्टनरशिप डीड, है ना, पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आ जाएंगे इन सारे चेंजेस की वजह से। और ये सारे चेंजेस आते हैं इन सारे चेंजेस के लिए जो हमने टर्म यूज कर रखी है वो क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और इसके लिए जब अकाउंट्स बनते हैं तो वो बनते हैं आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जब रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल है तो जो भी एसेट्स में, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, सॉरी, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ये सारे चेंजेस कौन अकोमोडेट करता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर आप डेप्रिसिएशन दे रहे हो किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, इसका मतलब आपका, इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है आपके एसेट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। अब वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर कम होती है तो अकाउंट कौन सा अफेक्ट होता है आपका, रीवैल्यूएशन। जब वैल्यू ऑफ एसेट आपकी कम होती है तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, रीवैल्यूएशन। तो आंसर इज ऑप्शन बी, रीवैल्यूएशन, नॉट प्लांट एंड मशीनरी, नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अगर चेंज जनरली, जनरली कहाँ आता है, जनरली डेप्रिसिएशन आपका यहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन आपसे बोल रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर आप बोल सकते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो आप बोलोगे कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ है, रीवैल्यूएशन। क्लियर, चलें आगे। नाउ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दैट वर्क फॉर, अच्छा, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली इनका ऑर्गेनाइजेशन काम किस लिए करता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, राइट। ये अपने प्रॉफिट पर्पज से काम नहीं करते हैं, ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये चैरिटीज करते हैं किस लिए, ताकि लोगों का या जो डिप्राइव सेक्शन है उसका अपलिफ्टमेंट हो, राइट, उसका अपलिफ्टमेंट हो, उनको बढ़ावा मिले, उनको एनकरेज करा जाए, उनका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया जाए। सोसाइटी एट लार्ज में जो भी वेलफेयर वाले काम होते हैं वो कोई भी कंपनी या फर्म नहीं कर रही होती हैं जनरली। मैं आपका सीएसआर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो होते हैं आपका एनपीओ। क्लियर है। तो ये क्या क्या होगा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बिल्कुल सही है, अभी हम बार बार बात कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए नहीं एनपीओस बनते हैं, तो वेलफेयर ऑफ द ओन नहीं है। चैरिटी करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं, किस लिए, ताकि जो डिप्राइव सेक्शन है उनका क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो। ये प्रॉफिट अर्न करते हैं, नहीं। ये क्या अर्न करते हैं, सरप्लस और डेफिशिएंट अर्न करते हैं। तो वेल अर्न, सॉरी, प्रॉफिट भी अर्न नहीं करते, इनका प्रॉफिट वर्ड ही यूज नहीं होता। ये क्या यूज करते हैं, इनका वर्ड सरप्लस और डेफिसिट, याद आ रहा है। जब इनका इनकम ज़्यादा होता है ओवर एक्सपेंडिचर, तो हम बोल देते हैं कि एनपीओ को एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट। और इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, राइट।
इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं उसकी इनकम से, इसको बोला जाता है डेफिसिट। क्लियर है? तो प्रॉफिट और लॉस वाला टर्म भी यूज़ नहीं करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एनपीओ, हम क्या यूज़ करते हैं सरप्लस और डेफिसिट। तो इनका मोटो भी प्रॉफिट अर्न नहीं होता। तो, गलत है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, बिल्कुल। सोसाइटी एट लार्ज या उनकी जो एक कम्युनिटी होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो एक उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया होता है, उनके वेलफेयर की भी बात या उनके वेलफेयर के लिए भी काम कौन करता है? एनपीओ। सो कहाँ पे स्टेटमेंट आपकी ए, डी और ई सही है? ए, बी, उसी वाले ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं। यहाँ पे ए सही है, ई सही है, बी गलत है। यहाँ पे ए सही है, बी सही है, नॉट बी सही है। ए सही है, बी गलत है, डी सही है। यहाँ पे ए सही है, डी सही है, ई सही है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन-सा सही है? ऑप्शन मेरा बी सही है। ठीक है? यहाँ पे देखो मेरा बी गलत था, सी भी गलत था, डी सही था। तो कौन-सा ऑप्शन सही है मेरा? ऑप्शन नंबर सी, ए, डी एंड ई। So the NPOs refers to that organization who work for the welfare of the society, welfare of the community और charity, right? नेक्स्ट चलते हैं। Now managerial accounting information is generally prepared for, अब खुद ही बता रहा है वो, मैनेजरियल अकाउंटिंग जनरली वो अकाउंटिंग होती है जो यूज करते हैं मैनेजर्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग कौन यूज़ करता है? मैनेजर्स यूज़ करते हैं। मैनेजर्स की पर्सपेक्टिव से बनी होती है वो, और बेसिकली वो अपनी आपकी कॉस्ट को रेफर कर रही होती है, जहाँ पे आप कॉस्ट रिलेटेड चीज़ें शो कर रहे होते हो, राइट? तो आंसर इज ऑप्शन सी। अब क्रेडिटर्स क्या करते हैं? चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्रेडिटर तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे होते हैं, है ना? वो देख रहे होते हैं कि एक फर्म जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनको उन्होंने लैंड की हुई है अपनी मनी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और कैश, वो क्या कर रही है, वो उतना साउंड है या नहीं है कि उनके एसेट्स लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए या नहीं कर पाए, ये देख रही होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। रेगुलेटरी एजेंसीज भी क्या देख रही होती है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रही होती है। ठीक है, वहीं शेयर होल्डर्स भी क्या देख रहे होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस। ठीक है, क्या क्या होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब देखो, शेयर होल्डर क्या देखेगा? शेयर होल्डर बेसिकली बैलेंस शीट देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि उसे क्या करना है, उसे बैलेंस शीट रहने दो। शेयर होल्डर क्या देखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा। क्यों देखेगा? उसे प्रॉफिट चाहिए, है ना? प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो शेयर होल्डर क्या देखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा। बैलेंस शीट दोनों ही बोल सकते हो, दोनों ही देख सकता है, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट शो होता है। नेक्स्ट आपका है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या देखेगा? वो बैलेंस शीट देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि एसेट्स कितना टाइम है उसका लायबिलिटीज का, या इवन एसेट्स उतने हैं भी फर्म के पास कि वो लायबिलिटीज को रीपे कर पाए या नहीं है, राइट? तो क्या देखेगा? क्रेडिटर्स ये देखेगा। अब रेगुलेटरी एजेंसीज क्या देखेगी? कि वो पूरा प्रॉपर फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी रेशोज हैं उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में तो नहीं है जहाँ उसके एसेट्स लैक कर रहे हो, या ऐसे एसेट्स शो कर रही है जो एक्चुअल में है ही नहीं, फेक एसेट्स क्रिएट करे हुए हैं, या फिर फेक लायबिलिटी है। जनरली होता है ना, कंपनीज फेक डॉक्यूमेंट्स को शो कर रही होती है, और अपना जो एक्यूरेट पिक्चर है, या जो रियल पिक्चर है, या जो रियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और द फर्म्स, वो शो ही नहीं कर रही होती है ना। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा होता है किसका? अपनी अपनी मतलब कंपनी की और फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का। तो रेगुलेटरी एजेंसीज भी क्या दिख रही होती है? वो ये बैलेंस शीट देख रही होती है। सो मैनेजरियल अकाउंटिंग जो मैनेजर पर्पज से होती है, वही क्या होती है? मैनेजरियल अकाउंटिंग, जहाँ पे जनरली बात की जाती है कॉस्ट रिलेटेड। ठीक है, क्लियर? चलो। In the balance sheet, loose tools are shown under inventories, current liabilities, trade receivable, cash equivalent. लूज टूल्स बेटा आपके एसेट्स होते हैं। ठीक है, लूज टूल्स क्या है? आपके एसेट्स हैं। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि लूज टूल्स आपके एसेट्स हैं, दैट मीन्स करंट लायबिलिटी तो कैंसिल ही हो गया, है ना? अब बोलता है आपसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो लूज टूल्स आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। अब जब बोल रहे हो फिक्स एसेट्स हैं,
तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये तो आपके लिक्विड एसेट्स होते हैं। अब लिक्विड एसेट्स का ही नेम है क्या? करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स ही, सॉरी, लिक्विड एसेट्स किन एसेट्स के अंदर आते हैं आपके? ऐसे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, याद आ रहा है? अब जब लिक्विड एसेट करंट एसेट्स का पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है फिक्स एसेट्स तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो ही नहीं सकता। अब है ट्रेड रिसीवेबल, ये जनरली आपकी बीआर होते हैं, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स होते हैं, जिनको हमने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की होती है ऑन एक्रुअल बेसिस पे, कैश पेमेंट हमें नहीं मिली होती, तो लूज टूल्स इसके अंडर भी नहीं आएंगे। बचा क्या? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंडर ही आता है ये, इन्वेंट्रीज हेड होती है। ठीक है, इतना छोड़ दो। इन्वेंट्रीज कहाँ आते हैं आपके? एसेट्स होते हैं, और इन्वेंट्रीज में ही क्या आता है आपका? लूज टूल्स आता है। ठीक है, इन्वेंट्रीज में एसेट के अंडर, एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज में अंडर लूजर टूल्स। क्लियर है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा सही है। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है? डोनेशंस हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, इश्यूज ऑफ शेयर हैं, ग्रांटी नीड है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स हैं, क्या है? एनपीओ का जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है? या तो उसे सब्सक्रिप्शन मिल जाए, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर। जिन लोगों ने मिलके एनपीओ स्टार्ट किया होता है वो मंथली या ईयरली क्या दे रहे होते हैं? सब्सक्रिप्शन दे रहे होते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप हुआ है या स्टार्ट हुआ है, कमेंस हुआ है, वो वेलफेयर के लिए काम करना बंद ना करे बिकॉज ऑफ फंड और अमाउंट, राइट? तो क्या कर रहा होता है? हर महीने उसके मेंबर्स सब्सक्रिप्शन दे रहे होते हैं। दूसरा, अगर कोई डोनेट करना चाहता है, कहाँ पे? एनपीओ में, उस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन जो होती है वो भी उनके लिए क्या होता है? एज अ इनकम ऑफ, एज अ सोर्स ऑफ इनकम। क्यों? क्योंकि डोनेशन क्या कर रहे होते हैं, कई बार लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। पार्टिसिपेट से मेरा मतलब रेगुलरली एक्टिव नहीं होते हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाएंगे हर बार, बट वन टाइम डोनेशन, टू टाइम डोनेशन क्या कर देते हैं लोग? कर देते हैं। और डोनेशन का मतलब क्या है? उसके पास रिसीट्स हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। अगर रिसीव हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसका तो ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, राइट? तो डोनेशन भी हो गया। दूसरा, फी, फी हो गया जिसमें आप एंट्रेंस फी बोल सकते हो, लाइफ मेंबरशिप एंट्रेंस फी। जब कोई इंडिविजुअल या कोई एक पर्सन, या कोई एक पर्सन ही बेटर है, कोई एक पर्सन एनपीओ का क्या बन रहा होता है? एनपीओ का मेंबर बन रहा होता है, तो उससे एक फी ली जाती है जिसका नाम होता है एंट्रेंस फी। तो वो भी क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? लाइफ मेंबरशिप। लोग क्या कर रहे होते हैं? जो लोग मेंबर बन रहे होते हैं उस एनपीओ का या उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक फी पे करते हैं जिसका नाम होता है लाइफ मेंबरशिप फी। जैसे हम लोग पे कर रहे होते हैं ना ओटीटी सब्सक्रिप्शन लाइफ मेंबरशिप के लिए, हम मंथली ले रहे होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन हो गया। अगर मैं पूरी एक टाइम पीरियड के ले लूँ, लाइफ के ले लूँ, तो लाइफ मेंबरशिप ही हो गया। जैसे हम अपनी पॉलिसीज ले रहे होते हैं, राइट? तो लाइफ मेंबरशिप ही हो गया। दूसरा, अगर गवर्नमेंट से कुछ एड वो मिल रही है, एड मिल रही है, हेल्प मिल रही है, या फिर ग्रांट मिल रही है मुझे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, तो वो भी क्या है मेरे लिए? एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर एनपीओ टू रिसीव और अर्न इनकम। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं बाकी। डोनेशंस है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन कर रही है तो क्या वो अपना इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रही है? नहीं। क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन वाला हिसाब किताब ही नहीं है एनपीओ का, वो ट्रेड थोड़ी कर रही है, बिजनेस थोड़ी कर रही है, राइट? नाउ इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू कर सकती है क्या एनपीओ? नहीं कर सकती। पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती, लायबिलिटी नहीं जनरेट कर सकती उसने, तभी तो एक डोनेशन का फीचर लिया हुआ है
कि अगर किसी को कुछ डोनेट करना है तो आप डोनेट कर सकते हो। अगर आपको मेंबर बनना है आप मेंबर बन सकते हो। लेकिन आप हम शेयर इश्यू करके पब्लिक से फंड रेज़ नहीं कर सकते। तो इश्यू ऑफ शेयर भी क्या हो गया? कैंसल हो गया। ग्रांट्स इन एड्स, ठीक है, अगर कुछ हेल्प मिलती है तो बिल्कुल ले लेता है एनपीओ। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर, अगर मेंबर से सॉरी अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन जो वो रिसीव करती है वो भी उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो स्टेटमेंट ए, बी एंड डी आर करेक्ट। अब ए, बी, डी तो मुझे स्टार्टिंग में ही दिख गया, ए, बी, डी, तो यही मेरा ऑप्शन है। ए, बी, सी नहीं है क्योंकि सी नहीं है। बी, सी, ई नहीं है क्योंकि क्या नहीं है मेरा? सी भी नहीं है और ई भी नहीं है। इधर सी, डी, ई, सी नहीं है, ई नहीं है, कौन-सा है? बस ए, बी, डी। तो ऑप्शन क्या है मेरा? ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन है ए। क्लियर? राइट ऑप्शन क्या है मेरा? ए। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द अमाउंट व्हिच शोज़ द क्लासिफाइड समरी of transactions of a cash book in a non-trading concern is known as। अब नॉन ट्रेडिंग जर्नली अगर ये बात कर रहा होता है ना, नॉन ट्रेडिंग जो ट्रेड नहीं कर रहा होता वो बेसिकली बात कर रहा होता नॉन प्रॉफिट के लिए, है ना। जो ट्रेड नहीं कर रहे हैं जनरली उनका मोटो उनका एम प्रॉफिट है ही नहीं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन फॉर प्रॉफिट पे चल रहे होते हैं ये ज़्यादातर कैश बेसिस पे चल रहे होते हैं। इनका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कैश बेसिस, ठीक है। कैश बेसिस पे ये रिकॉर्ड होते हैं। अब जब कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं और ये करंट ईयर या फ्यूचर ईयर या पास्ट ईयर प्लस करंट ईयर प्लस फ्यूचर ईयर, तीनों ही ईयर के तीनों ही पीरियड के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कब? जब अकाउंटिंग हो रही होती है ऑन कैश बेसिस। जब अकाउंटिंग कैश बेसिस पे हो रही होती है तो तीनों ही ईयर के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पर्टिकुलर ईयर में। यहाँ तक क्लियर है? और ये बेसिकली नॉन ट्रेडिंग फर्म्स या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं। और इनकी समरी को क्या बोलते हैं? जहाँ पे क्लासिफाई समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, समरी मतलब कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, है ना। अब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जो सिर्फ कैश की ही बात करे वो कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट तो सिर्फ एक्रुअल बेसिस पे होता है, सारी ही बात करेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द कैश, ठीक है। ये कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड करेगा। दिस वन इज ऑल्सो रिकॉर्ड कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है। कैसे? क्योंकि दोनों ही किस पे बनते हैं? एक्रूअल पे बनते हैं। दोनों ही किस पे बनते हैं? एक्रूअल बेसिस पे बनते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट तो पोजीशन बताती है ना। पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना। एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन को बताता है। तो सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट क्या बताता है? रिसीट्स एंड पेमेंट ही बताता है आपका कैश इनफ्लो प्लस कैश आउटफ्लो, ठीक है। कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो कौन बताता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बस यही हमारी समरी है, यही हमारा आंसर है। आंसर क्या है? आंसर मेरा सी है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बिलोंग टू गारंटी ऑफ प्रॉफिट? कौन से केस में आप एक गारंटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट? यानी जो केसेस गिवन है मुझे ए बी सी डी, इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं कैटेगरी को एक केस को रिप्रेजेंट कर रहा है जब प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। ये जनरली दी जाती है कब? जब आप किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे होते हो या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है ना। जब हम किसी इंडिविजुअल को किसी पर्सन को अपनी फर्म का पार्टनर बना रहे होते हैं तो हम बोल रहे होते हैं कि हम तुझे गारंटीड प्रॉफिट देंगे। गारंटीड प्रॉफिट देंगे तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये फर्म टू पार्टनर हुआ? क्या मैं बोल सकती हूँ हो सकता है कोई एक पार्टनर ही दूसरे पर्सन को क्या कर रहा हो? गारंटी कर रहा हो।
तो पार्टनर टू पार्टनर हो सकता है क्या? कब होता है ये? ये तब होता है जब ये बोला जाता है किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को कि फर्म का प्रॉफिट कितना भी हो रहा हो, तुझे तेरा गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा। लाइक अगर मैं बोलती हूँ 20,000 मैंने तुझे प्रॉमिस किया है, गारंटी दी है पे करने के लिए एज़ अ प्रॉफिट, तो सपोज़ अगर फर्म का प्रॉफिट 10,000 है, अगर फर्म्स प्रॉफिट कितना है 10,000 है, तो जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज़ 10,000 वो कौन करता है? ये कौन करता है? बॉर्न बाय द गारंटर। जो भी गारंटी दे रहा था वही बॉर्न करेगा ना डेफिशिएंसी को। वो बोलेगा कि 10,000 मुझसे ले लो, लेकिन उसको 20,000 पूरा दो। तो गारंटी बाय द फर्म टू अ पार्टनर, बिल्कुल। गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या क्रेडिटर्स पार्टनर गारंटी देंगे कि इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए? द आंसर इज नो भाई, क्यों? पार्टनर्स फिर भी क्रेडिटर को दे सकते हैं, बट क्रेडिटर पार्टनर को तो गारंटी नहीं देगा। नाउ गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, guarantee by the partner to the firm and guarantee by firm to the court। फर्म कोर्ट को क्यों गारंटी देगा कि इतना प्रॉफिट हमारी फर्म अर्न करेगी ही करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कोर्ट ने ये चीज़ डिमांड ना की हो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फर्म कि आपका फर्म अगर इतना प्रॉफिट जनरेट करेगा तो ही वो कंटिन्यू रह सकता है, अदरवाइज फर्म को मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन देगा तो ही फर्म किसको प्रॉमिस करेगी? कोर्ट को प्रॉमिस करेगी, अदरवाइज नहीं होता। बट हाँ, पार्टनर फर्म को गारंटी दे सकता है। पार्टनर हमको गारंटी दे सकता है, किस सेंस में? इस सेंस में, लेट्स से अगर कोई पार्टनर आता है मेरे पास कि मुझे एडमिशन या मुझे एडमिट कर लो इनटू योर फर्म, और मेरे एडमिशन के बाद में या मेरे एडमिट होने के बाद में मेरा जो वर्क स्किल है, ये बोल सकते हो, या मेरी जो स्पेशलिटी है, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो आई बोन द डेफिशिएंसी। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल हो सकता है। तो स्टेटमेंट ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो कहाँ है ऑप्शन ए बी डी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन 18। चलो, A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. As per partnership deed, C is to get a minimum amount of 10,000 as a profit. Okay. Net profit for the year is 40,000. Calculate deficiency if any to C. ये करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, है ना? पार्टनर्स हैं ये, राइट? इनका पीएसआर कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। ये इनका पीएसआर है। दैट मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में शेयर होगा अमंग ए बी सी? 5:3:2। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है सी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। सी को मिनिमम 10,000 तो मिलना ही मिलना है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ? इट्स अ केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यस और नो? जहाँ पे बोला जा रहा है भाई कि सी को ना 10,000 रुपये प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। सी को 10,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, यही तो कह रहा है ये लाइन। सी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज प्रॉफिट। ठीक है, सी को इतना प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है साथ में? साथ में कह रहा है नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 40,000 है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000 है। अब अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होता है पार्टनर्स के बीच में, किस रेशो में? उनकी पीएसआर की रेशो में। यही होता है आइडियली, तो यही होना चाहिए, उनकी पीएसआर की रेशो में। अब पीएसआर की रेशो में अगर मैं 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ए बी सी, और इनका पीएसआर कितना था? 5:3:2। यस और नो? अब अगर 40,000 का प्रॉफिट है जो शेयर हो रहा है एबीसी में, किस रेशो में? इस रेशो में। अब इस रेशो में अगर प्रॉफिट शेयर होगा तो बेटा जी 40,000 का
बाय 10 कितना होता है? 20,000। ठीक है। 3/10 40,000 कितना होता है? 12,000। एंड 2/10 कितना होगा? 8,000 होगा। यस और नो? कैसे किया मैंने? मैंने किया भाई 5/10 ऑफ 40,000। ठीक है। ये कितना था? 3/10 ऑफ 40,000। एंड ये क्या था? 2/10 ऑफ 40,000। यस और नो? इनका शेयर मैंने कैलकुलेट कर लिया। किस रेशो पे कैलकुलेट किया मैंने? जो इनका पीएसआर था 5:3:2। अब अगर 40,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग ए बी सी, जिस रेशो में 5:3:2 की रेशो में, तो सी के हिस्से में सी का शेयर कितना है? ओनली 8,000 रुपीज। सी को कितना मिल रहा है? या बोल सकती हूँ मैं अकॉर्डिंग टू पीएसआर सी शेयर कितना है? कितना है सी का शेयर? 8,000। बट गारंटी कितने की मिल रखी है उसको? गारंटी मिल रखी है उसको 10,000 की। ऑफ 10,000। दैट मीन्स जो डिफरेंस है मेरा, डिफरेंस ऑफ रुपीज 2,000, डिफरेंस ऑफ रुपीज 2,000, क्या ये डेफिशिएंसी नहीं है? क्या ये डेफिशिएंसी नहीं है? ये कौन बाउंड कर रहा है? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में मुझे कहीं पे भी नहीं बोला हुआ था कि सी को कोई गारंटी दे रहा है। कौन दे रहा है? फर्म दे रही है या पार्टनर्स दे रहे हैं या पर्टिकुलर पार्टनर दे रहा है? ऐसा मुझे कहीं पे भी कुछ नहीं बोला हुआ था। बस ये बोला हुआ था कि पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे क्या था कि सी को 10,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था। ये बोला हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे। अभी ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ कौन पे करेगा या किसको पे करना है अगर सी को 10,000 का प्रॉफिट नहीं मिलता तो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैं यही बोलूँगी कि सी ही जो डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज़ 2,000 क्या करेगा? बॉर्न करेगा। डेफिशिएंसी क्या करेगा? बॉर्न करेगा। कौन बॉर्न करेगा? सी करेगा। बॉर्न बाय। क्लियर? या फिर ये भी बोल सकते हो अगर बॉर्न बाय सी भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो हम ये भी छोड़ देंगे। तो डेफिशिएंसी टू सी कितना है? इसको रहने ही दो। डेफिशिएंसी टू सी ही नोट करो। रुपीज़ 2,000। क्लियर है? कैसे आया 2,000 का डेफिशिएंसी? सी का डेफिशिएंसी 2,000 रुपीज़ इसलिए आया क्योंकि उसे मिनिमम अमाउंट बोला हुआ था 10,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। और अगर पीएसआर के बेसिस पे मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ फॉर द करंट ईयर और द करंट पीरियड, तो मुझे कितना मिलता है? सी का शेयर 8,000। यानी इस ईयर में प्रॉफिट का जो शेयर उसके हिस्से में आया वो था 8,000, जबकि उसे बोला कितना गया था पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे कि उसे मिलेगा 10,000 रुपीज़। क्लियर है? दैट मीन्स जो 2,000 का डिफरेंस है वो डेफिशिएंसी हो गई किसके लिए? सी के लिए। क्लियर है? यही वो आपसे पूछ रहा है भाई, देख लो। कैलकुलेट डेफिशिएंसी टू सी इफ एनी। अब इफ एनी तो ऑब्वियस सी बात है ना, यूज़ करेगा ही करेगा। अगर नहीं यूज़ करेगा तो क्लियर हो जाएगा कि यानी डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। तो तुम लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए उसने यहाँ पे इफ एनी मेंशन किया हुआ है। चलो, अब देखो 2,000 रुपीज़ कहाँ है? ए में 750 है, बी में 2,000 है। तो बस मुझे मेरा आंसर क्या हो गया? मिल गया। चलो, क्लियर। 8,000 की कोई डेफिशिएंसी नहीं रही है। 8,000 तो उसका शेयर मिला है उसे अकॉर्डिंग टू द पीएसआर। 1,500 की भी कोई बात नहीं है, साथ ही साथ 750 की भी कोई बात नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट डैश इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स लोन। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप डीड क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना है? 6%।
और ये भी हमें पता है, बाकी सारी चीज़ें तो क्या फ़ॉलो होंगी, पार्टनरशिप डीड। और यहाँ पे ये भी लिख दो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन इज़ 6% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है और वहाँ पे अगर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया गया है, तो वो लेस देन 6% नहीं हो सकता, मोर देन 6% हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। पार्टनरशिप डीड में कितना भी रेट फिक्स हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 6 होना ही चाहिए। मिनिमम 6 रहना ही चाहिए। 6 को क्रॉस कर सकता है, बट बिलो 6 नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? चलो, तो क्या मिला मुझे? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, ठीक है? तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डैश इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स लोन। कौन सा इंटरेस्ट? 6% इंटरेस्ट। क्लियर? 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा? सही है। ऑप्शन बी मेरा सही है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। लिस्ट वन के आइटम्स को लिस्ट टू के साथ मैच करना है मुझे, बिल्कुल। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, नॉन कैश एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? और फिर मुझे बताना है इनमें से कुछ इनका ऐसी एक्टिविटीज़ गिवन है लिस्ट 2 में जो रिलेट करती हैं कि वो ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है या नॉन कैश एक्टिविटीज़ है। मुझे लगता है सबसे बेटर अगर मैं कैश कर लूँ मेरा नॉन कैश एक्टिविटी, है ना? तो मेरे लिए मेरा क्वेश्चन ईज़ी हो जाएगा। अब नॉन कैश एक्टिविटीज़ कौन-सी एक्टिविटीज़ होती हैं? नॉन कैश एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कैश का मूवमेंट नहीं होता। नॉन कैश एक्टिविटीज़ कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मूवमेंट ऑफ कैश नहीं होता, राइट? मूवमेंट ऑफ कैश नहीं होता मतलब ना ही तो इनफ्लो ऑफ कैश होता है, ना ही आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, राइट? ना ही तो इनफ्लो है, ना ही आउटफ्लो है, यही होगा। ऐसी एक्टिविटीज़ कौन-सी होंगी? नॉन कैश एक्टिविटीज़। बस इसी को मैं चेक कर लेती हूँ, शायद मेरे लिए ईज़ी हो जाए क्वेश्चन करना। सो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोज़ल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब कैश इनफ्लो है। फिर क्या आता है? कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज़, कैश आउटफ्लो है, पेमेंट हो रही है, यहाँ पे आप रिसीव कर रहे थे, राइट? नेक्स्ट क्या है आपका? कन्वर्जन ऑफ डेट इंटू इक्विटी। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे? डिबेंचर टू इक्विटी हो रहा है। क्या कैश का इनफ्लो हो रहा है? नहीं। क्या कैश का आउटफ्लो हो रहा है? नहीं, राइट? ना ही तो इनफ्लो हो रहा है, ना ही आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी में। तो मुझे मेरा लिस्ट 2 का आइटम मिल गया जो लिस्ट 1 के साथ मैच होगा। नॉन कैश एक्टिविटीज़, कन्वर्जन ऑफ डेट इंटू इक्विटी, राइट? तो डी का थर्ड के साथ मैच देखो कहाँ है? डी का थर्ड के साथ मैच मुझे यहाँ मिल गया। तो कहीं न कहीं मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ? कैंसल, कैंसल, कैंसल। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा, बाकी के सारे ऑप्शंस कैंसल कर दिए। मेरे लिए क्वेश्चन करना क्या हो गया? क्वेश्चन करना ईज़ी हो गया। खत्म मेरे लिए क्वेश्चन एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है? एज़ अ एग्ज़ामी मैंने देख लिया मेरा ऑप्शन ए सही है फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। कैसे पता लगा मुझे? मैंने सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। कौन से ऑप्शंस को? जिनके साथ मेरा एक फिक्स्ड ऑप्शन जा ही नहीं रहा था। यहाँ पे डी से थर्ड के साथ है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में। सिर्फ़ एक ही जगह पे डी का मैच हो रहा है थर्ड के साथ, तो वही ऑप्शन मेरा सही भी होगा। बट लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं हम कि क्या पता हमने कुछ मिस करा हो या क्वेश्चन ही मिस्टेक हो या क्वेश्चन का ऑप्शंस ही गलत हो, देख लेते हैं। नाउ क्या मैं बोल सकती हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन-सी एक्टिविटीज़ होती हैं? जो रिलेट करती हैं रिलेटेड टू एसेट्स, बोल सकती हूँ मैं ये? जो एसेट्स से रिलेट करती हैं, वही एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अब एसेट्स देखो कहाँ पे है ये रहा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोज़ल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग जा रहा है 1 के साथ। चेक करो इन्वेस्टिंग 1 के साथ जा रहा है क्या? हाँ जी, इन्वेस्टिंग 1 के साथ जा रहा है, क्लियर है। अब फाइनेंस रिलेटेड चीज़ है, यहाँ पे डेट और इक्विटी की बात हो रही है, ठीक है?
डिबेंचर्स की बात हो रही है, इक्विटी की बात हो रही है, कन्वर्जन की बात नहीं बोली है मैंने। कन्वर्जन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैश का ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। एक क्या? एक सोर्स ऑफ फाइनेंस कन्वर्ट हो रहा है दूसरे सोर्स ऑफ फंड्स में या दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस में, वो बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कैश का इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। बट जनरली जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं एक फर्म की या एक कंपनी की, वो कौन-सी होती है? जिसमें वो डील कर रहा होता है फंड सप्लाई और फंड बोरो करने के लिए, राइट? कौन-सी होती है? फंड सप्लाई और फंड बोरो करने के लिए जो कि होती है मोस्टली लॉन्ग टर्म बेसिस होती है। मैं नहीं कह रही हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस नहीं होती है, लेकिन जनरली या मोस्टली क्या होती है? लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। चलो, अब देखो क्या कैश रिसीव फ्रॉम कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज़। सप्लायर ऑफ सर्विसेज़ में बेटा आपका आ जाता है एक तरह से रॉ मटेरियल टाइप, है ना? सप्लायर्स कौन होते हैं? जो ज़्यादातर रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे होते हैं, राइट? यानी क्या हो रहा है ऑपरेटिंग जा रहा है मेरा 2 के साथ जा रहा है क्या? हाँ, राइट। फिर है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश पेमेंट टू द अमाउंट्स बोरो। अभी बात कर रहे थे हम बोरो करना है, सप्लाई करना है, ये किस में आता है आपका? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो सी गोज़ विथ ऑप्शन नंबर 4 सॉरी पॉइंट नंबर 4 ठीक है? अब चेक करो सारे ऑप्शन अलाइन कर रहे हैं, किसकी? लिस्ट 1 की लिस्ट 2 के साथ। तो मेरा ऑप्शन कौन-सा सही है? ऑप्शन सही है मेरा ए। जो हम इनिशियली कंक्लूजन पे आ चुके थे, वहीं पे हम बाद में लास्ट में सारे ऑप्शंस को, सारे स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद हमने अपना फाइनल आंसर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी हम सेशन में हैं, क्लास में हैं। अगर हम एग्ज़ाम में होते तो सिर्फ़ मैं यहाँ देखती डी के साथ थर्ड है, बाकी मेरा सही होता। बट इन केस अगर ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक होता और सिर्फ़ अगर डी के साथ यहाँ होता, सपोज़ यहाँ पे 1 होता, यहाँ 3 होता, नॉट 3 यहाँ पे 2 होता, है ना? तो तुम देखते कि अभी ऑप्शन मेरा गलत है, मैच राइट नहीं है। बट स्टिल क्योंकि सारे ही ऑप्शन गलत हो गए उस केसेस में, तो भी आपने जो भी चूज़ करा होता आपको मार्क्स मिल जाते। इतना क्लियर रखना। इसलिए जो भी अगर 1 मिल रहा है और बाकी सब में वो ऑप्शन है ही नहीं, आँख बंद करके उसका आंसर कर देना। ठीक है? चलो, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर से क्या है? मैच आ गया और किसके बारे में बोल रहा है ये? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है? या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सिचुएशन जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, उस केस में किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? हम बात कर रहे हैं जब पार्टनर एडमिट हो रहा है। जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो क्या-क्या चेंजेज़ हैं, कैसे कौन से आइटम्स हैं, कौन से ट्रांज़ैक्शन हैं जिसके लिए एंट्री आप ये करोगे। क्लियर है? और केस क्या दे रखा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ये ध्यान रखना। क्योंकि जब पार्टनर एडमिट हो रहा होता है या सीएसआर सॉरी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रही होती है जैसे इसको आप बोल सकते हो सीपीएसआर वो ठीक है, गुडविल हो सकता है, डेथ हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, राइट? तो उन केसेस में जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा-सा बदल जाता है ना? और जब ट्रीटमेंट बदल जाता है तो उसकी एंट्री भी बदल जाती है। इसलिए उसने स्पेसिफाइड किया हुआ है कि जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तब क्या चेंजेस आएँगे उनको आपको क्या करना है? अकाउंट करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं चलो। लिस्ट 1 में क्या है? कौन से आइटम्स हैं, कौन सी ट्रांज़ैक्शन है और लिस्ट 2 में एंट्री क्या होने वाली है? हमें इसको इससे मैच करना है। चलें? चलो। इंक्रीज़ इन लायबिलिटी अच्छा, एक बात तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर एडमिशन हो रहा है, तो कौन-कौन से अकाउंट्स बनते हैं? अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। कौन-कौन से अकाउंट बनाते हो भाई? सबसे पहले तो बनाते हो रीवैल्यूएशन। येस और नो? दूसरे पेन से लिख देती हूँ। ठीक है? कौन-सा बनाते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट और फिर आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, फिर आप जाके बना रहे हो तो बैलेंस शीट। इसी बीच बन रहा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है? ये सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं या चेंज हो रही होती है बोल रही हूँ, ये सारे अकाउंट्स बन रहे होते हैं, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये अकाउंट बनते हैं कब? जब आप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, जब आप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो। येस और नो? है ना? फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो। इतना क्लियर है? अब देखो, अगर इंक्रीज़ इन लायबिलिटी हो रही है, दैट मीन्स फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाता है? जब फर्म रीवैल्यूएट हो सॉरी
फर्म रीवैल्यूएट हो रही होती है या फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। सारे प्रॉफिट और लॉस जाते हैं आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट? तो अगर लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या होता है? याद करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? ऐसे बनता है। यहाँ आपके पर्टिकुलर्स आते हैं, यहाँ आपका अमाउंट आता है, यहाँ आपका पर्टिकुलर्स आता है, यहाँ आपका अमाउंट आता है। यस और नो? अब यहाँ पे आप क्या ट्रांसफर कर रहे होते हो? यहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे होते हो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे भी आप ट्रांसफर कर रहे होते हो एसेट्स का इंक्रीज और लायबिलिटी का डिक्रीज। यहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे होते हो एसेट्स का डिक्रीज और लायबिलिटी का इंक्रीज। याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन का नेचर है नॉमिनल अकाउंट, है ना? डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद आ रहा है? तो अगर एसेट बढ़ रही है तो यहाँ आता है, अगर एसेट कम हो रही है तो यहाँ आएगा, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो यहाँ आएगा, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो यहाँ आएगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स ये वाला केस है। तो आप क्या कर रहे हो? डेबिट द रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कर रहे हो आप, डेबिट कर रहे हो कहाँ पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। यस और नो? यस और नो? डेबिट कर रहे हो किसको? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। क्यों? क्योंकि इट्स अ नेचर ऑफ लॉस बोल सकते हो। लॉस का नेचर है। कैसा नेचर है? क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फर्म को लॉस हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो ऑब्वियस सी बात है फर्म है, तो फर्म को क्या हो रहा है? फर्म को लॉस हो रहा है। अब बैड डेट रिकवर्ड है ना? बैड डेट रिकवर्ड हो रहे हैं, यानी जिनको पहले हमने बैड डेट मान लिया था, अब हमें वहां से अमाउंट मिल गया, यानी भूले बिसरे पैसे हमें मिल चुके हैं। जिन पैसों को हम भूल चुके थे वो हमें पैसे मिल गए। तो क्या मेरे को प्रॉफिट हुआ? क्या बोल सकते हो मुझे गेन हुआ? गेन हुआ तो क्या करोगे? यहाँ पे लॉस आता है, यहाँ पे गेन आ रहा होता है। यही तो हमने बोला, है ना? एसेट बढ़ रहा है, गेन हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, गेन हो रहा है। एसेट कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही, लॉस हो रहा है। तो गेन कहाँ आया? क्रेडिट साइड पे। रीवैल्यूएशन क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कहाँ है? ये रहा आपका। फिर क्या आता है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर लॉस हो रहा है पार्टनर्स को या बहुत सारे लॉसेस को इकट्ठा किया हुआ है, तो क्या करोगे? उस लॉस को कौन एडजस्ट करेगा? उन लॉस को ऑब्वियस सी बात है पहले वाले पार्टनर्स ही एडजस्ट करेंगे या बेयर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हीं के टाइम का लॉस है। तो यार लॉस क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। चलो उनका, अगर लॉस है, अगर लॉस है बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? ऐसे बनता है। ए बी सी, ए बी सी पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे भी आपके पर्टिकुलर्स हैं, है ना? पर्टिकुलर्स हैं एबीसी, और वहाँ पे भी एबीसी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वो सारे आइटम्स आते हैं, इंक्रीज आइटम्स विच इंक्रीज दी पार्टनर्स कैपिटल, है ना? यही आता है। ये सारे आइटम्स जो इंक्रीज करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल को, वो सारे आइटम डेबिट साइड आते हैं। और आइटम्स डिक्रीज दी पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, वो सारे आइटम्स क्या होते हैं? वो सारे आइटम डेबिट हो जाते हैं। कैसे भाई? क्योंकि कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? बढ़ता है तो उसे क्रेडिट कर दो, और अगर कम होता है तो उसको डेबिट कर दो। वही किया है मैंने। बढ़ेगा तो मैंने क्रेडिट किया हुआ है, कम हो जाएगा तो मैंने डेबिट किया हुआ है। क्लियर है ये चीज? चलो बस यही देख लेते हैं अब। देखो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब पार्टनर्स के, यहाँ पे लिख देती हूँ,
पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा ये? कम करेगा। अगर पार्टनर की कैपिटल को कम करने वाला है, तो क्या मैं पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दूँगी? येस और नो, है ना? उसी तरह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो ये क्या करेगा? ये पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा देगा। ये पार्टनर कैपिटल को बढ़ा देगा। अगर बढ़ा देगा तो क्या कर दो भाई? क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया? क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? अब बस चेक कर लो। ए के साथ थर्ड ईयर ए के साथ थर्ड ईयर ये तो कैंसिल ही हो गए। फिर क्या कहता है? बी के साथ फर्स्ट दोनों में है और आगे चलते हैं। टी के साथ डी फोर्थ, ठीक सी के साथ फोर्थ यहाँ ही कैंसिल, बस खत्म बात। डी के साथ ऑब्वियसली बात है सेकंड हो गया, ये हो गया। तो ऑप्शन डी क्या है मेरा? ऑप्शन डी मेरा सही है। कौन से क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन 21 के लिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे रीवैल्यूएशन को डेबिट किया, कैसे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया। भाई अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है किसी भी फर्म को, तो रीवैल्यूएशन क्या होती है? क्रेडिट हो जाती है। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलूँ लॉस क्या हो रहा होता है? लॉस बढ़ रहा होता है ना? लॉस बढ़ रहा होता है तो क्या करते हैं? तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट इट्स अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। यस और नो? या ऐसे नहीं लिखते इसको, हम ऐसे लिख देते हैं। नॉमिनल अकाउंट का पार्ट क्या है? रीवैल्यूएशन, राइट? और अगर नॉमिनल का पार्ट है रीवैल्यूएशन, और नॉमिनल का क्या पता है मुझे? नेचर पता है। ये क्या कहता है? ये कहता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये कहता है वो। उसी तरह से अगर प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है तो आप रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर दोगे। अगर लॉस हो रहा है तो या एक्सपेंस हो रहा है तो क्या करोगे आप? रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे। वहीं अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है तो आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अगर कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है तो आप डेबिट कर दो। ठीक है? कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट कर दो, कैपिटल कम हो रही है डेबिट कर दो। क्लियर है यहाँ तक? बाकी फिर बैलेंस शीट एडजस्ट हो ही जाता है। तो आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है ना? ये वाला मैच क्लियर हो गया। रीवैल्यूएशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर ट्रांज़ैक्शंस आती हैं, इस टाइप को कोई मैच आता है, तो बस यही देखना है कि वो पार्टनर कैपिटल को बढ़ा रही है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर पार्टनर की कैपिटल को कम कर रही है, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह से अगर रीवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स या लायबिलिटीज़ का, है ना? जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना बिटवीन अमंग द पार्टनर्स, उनको क्या करते हो आप? उनको रीवैल्यूएशन में ले जाते हो। अब अगर रीवैल्यूएशन में ले जाते हो तो जनरली जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है वो बनता है फॉर द रीवैल्यूड और रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, राइट? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को आप रीवैल्यू कर रहे हो, रीअसेस कर रहे हो, उसके बाद अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? फर्म को कहीं न कहीं डायरेक्टली क्या हो रहा है? उसका एक्सपेंस बढ़ रहा है, उसका लॉस बढ़ रहा है। तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट को आप डेबिट कर देते हो। उसी तरह से अगर सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम कोई एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है या किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है, तो क्या होता है? क्या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे इसका गेन हो रहा है, लायबिलिटी इसके लिए मुझे कम पे ऑफ करना पड़ेगा। वहीं अगर एसेट्स की बात करूँ, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब मेरा फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है? अगर प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। एम आई क्लियर? चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आई गेस आप लोग इजीली कर पाओगे, है ना?